पिछले कुछ सालों में सुधा मूर्ति जी की जिंदगी ने कई मोड़ देखे हैं। कभी वो एक सिस्टम्स एनालिस्ट थीं, फिर एक लेक्चरर बनी और आज वो एक जानी मानी सोशल वर्कर हैं। लेकिन इन सब से बढ़कर उनके दिल के सबसे करीब जो चीज है वो है कहानियां सुनाना। उन्हें अपने अनुभवों को लोगों के साथ बांटना, उन्हें उन पलों से कुछ सिखाना बेहद पसंद है। एक दिन सुधा जी को एहसास हुआ कि उनकी कहानियां सिर्फ मनोरंजन का जरिया नहीं, बल्कि इंसान के दिल और स्वभाव की परतें खोलने का एक माध्यम होनी चाहिए। उनकी कहानियां जीवन के उन छोटे पलों से जुड़ी हैं जो हमें बड़ी बातें सिखा जाती हैं। इस समरी में बुक ब्लिंक आपको सुधा मूर्ति जी की उन्हीं खास कहानियों के सफर पर लेकर चलेगा। चाहे कोई गरीब किसान हो या कोई विदेशी नौजवान, सुधा जी हर इंसान में कुछ न कुछ सीखने लायक खूबसूरती खोज ही लेती हैं। कुछ कहानियां लोक कथाओं जैसी हैं जिन्हें वो अपने स्टूडेंट्स को सुनाया करती थीं, जो उदारता, अनुशासन, लीडरशिप और सम्मान जैसे मूल्यों की याद दिलाती हैं। आज की आधुनिक दुनिया बस सफलता के पीछे भाग रही है, पर सुधा जी की कहानियां हमें अच्छा इंसान बनने की प्रेरणा देती हैं। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इसी खोज में लगा दी कि सही मायनों में अच्छा जीवन क्या होता है। हाउ आई टॉट माई ग्रैंडमदर टू रीड। सुधा जी का बचपन कर्नाटक के एक छोटे से गांव में बीता। उस वक्त न टीवी था, न मोबाइल। मनोरंजन का एकमात्र साधन था अखबार और हफ्ते में एक बार आने वाला कर्मवीर नामक मैगजीन। इस मैगजीन में हर हफ्ते एक सीरियल कहानी प्रकाशित होती थी। उन्हीं में से एक था काशी यात्रा, जिसे जानी मानी कन्नड़ लेखिका त्रिवेणी ने लिखा था। यह कहानी एक वृद्ध महिला की थी जिसकी बरसों से इच्छा थी कि वो काशी यानी वाराणसी जाकर भगवान विश्वेश्वर के दर्शन करे। वो सालों से इस यात्रा के लिए पैसे बचा रही थी, लेकिन एक दिन जब वो एक अनाथ लड़की से मिली जो प्रेम तो करती थी लेकिन शादी के लिए पैसे नहीं थे, उस बुजुर्ग महिला ने काशी जाने का सपना छोड़कर अपनी पूरी जमा पूंजी उस लड़की को दे दी। ये कहानी सुधा जी की दादी कृष्टिका को बेहद पसंद थी। वो कभी स्कूल नहीं जा पाई थी, इसलिए पढ़ना लिखना नहीं जानती थी। हर हफ्ते वो सुधा जी से कहती, मुझे नई कहानी पढ़कर सुनाओ। ये उनकी सबसे प्यारी रस्म थी। एक बार सुधा जी अपने परिवार के साथ एक शादी में शामिल होने दूसरे गांव चली गईं। वो वहां कुछ दिनों तक रुक गईं। जब लौट कर आईं तो देखा कि उनकी दादी की आंखों में आंसू थे, कुछ ऐसा जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। सुधा जी ने पूछा, दादी क्या हुआ? दादी ने बताया कि उनकी गैर मौजूदगी में कर्मवीर का नया अंक आ गया था और काशी यात्रा का नया भाग छपा था, लेकिन कहानी सुनाने वाला कोई नहीं था। उन्होंने सोचा किसी और से मदद मांगे, लेकिन शर्म के कारण कह नहीं पाई। वो बस किताब के पन्नों पर अपनी उंगलियां फेरती रहीं, मानो शब्द खुद उन्हें अपना अर्थ समझा दें। उस लम्हे में उन्होंने खुद को बेहद बेबस और असहाय महसूस किया और तभी उन्होंने ठान लिया, अब वो पढ़ना सीखेंगी। 62 साल की उम्र में उन्होंने फैसला किया कि वो अपनी पोती सुधा जी से पढ़ाई शुरू करेंगी। उन्होंने अपने लिए लक्ष्य तय किया, सरस्वती पूजा तक मुझे पढ़ना लिखना आ जाना चाहिए। सुधा जी कहती हैं, मैंने अपनी जिंदगी में इतना समर्पित स्टूडेंट कभी नहीं देखा। दादी हर दिन नियम से पढ़ाई करती, लिखती और दोहराती। आखिरकार वो दिन आ ही गया, सरस्वती पूजा का दिन। दादी ने सुधा जी को एक प्यारा सा तोहफा दिया, एक नई ड्रेस। फिर वो झुकी और सुधा जी के पैर छू लिए। पहले तो सुधा जी चौंक गई, क्योंकि आमतौर पर तो बच्चे बड़ों के पैर छूते हैं ना। पर दादी ने मुस्कुराते हुए कहा, आज मैं अपनी पोती के पैर नहीं, अपने गुरु के पैर छू रही हूं। उस पल की गरिमा शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। फिर सुधा जी ने भी दादी को उनकी मनपसंद किताब काशी यात्रा का नोवेल गिफ्ट में दिया। दादी ने नोवेल खोली और पहली बार बिना किसी गलती के जोर से पढ़ा उसका टाइटल और पब्लिशर का नाम। अब वो पहले वाली अनपढ़ और लाचार कृष्टिका नहीं रही, वो बन चुकी थी पढ़ी लिखी आत्मनिर्भर कृष्टिका। सीख। इस कहानी की सबसे खूबसूरत बात यही है, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। जब इंसान ठान ले तो हर उम्र में कुछ नया सीखा जा सकता है, और यही सीख
हमें आत्मनिर्भर बनाती है। हसन्स अटेंडेंस प्रॉब्लम। जैसा कि हमने जाना, सुधा मूर्ति जी की पहली स्टूडेंट उनकी प्यारी दादी थी, लेकिन उनका फॉर्मल टीचिंग करियर शुरू हुआ बेंगलोर के एक कॉलेज से, जहां वो MCA के स्टूडेंट्स को कंप्यूटर साइंस पढ़ाया करती थी। अपने पहले ही बैच में उन्हें एक बड़ा दिलचस्प स्टूडेंट मिला, हसन। हसन तेज तर्रार दिमाग वाला लड़का था, लेकिन कॉलेज में उसकी पहचान क्लास से गायब रहने वाले स्टूडेंट के तौर पर थी। उसकी अटेंडेंस रिकॉर्ड बेहद खराब थी। वो सिर्फ एग्जाम्स और असाइनमेंट सबमिशन के वक्त ही नजर आता था। हर सेमेस्टर जब कम अटेंडेंस वाले स्टूडेंट्स को बुलाकर समझाया जाता, हसन भी उनमें शामिल होता। वो हर बार वादा करता, अब की बार सब सुधार दूंगा। लेकिन कुछ ही दिनों में फिर वही कहानी दोहराई जाती, वही लापरवाही, वही गायब रहना। सुधा जी चाहती थीं कि हसन को डिसिप्लिन का मतलब समझ में आए, लेकिन वो ये भी नहीं चाहती थीं कि उसकी पढ़ाई पर असर पड़े। हर बार उसे डांटने के बाद हसन कुछ दिन तक नियमित रूप से क्लास आता और फिर जैसे हवा में गुम हो जाता। आखिरकार एक दिन सुधा जी ने उसके माता पिता से बात करने का फैसला किया, लेकिन उसके पिता ने बड़ी सहजता से कहा, मैडम, आजकल बच्चे माता पिता की नहीं सुनते। इन्हें सिर्फ जिंदगी ही सबक सिखा सकती है। जब तक वो परीक्षा पास कर रहा है, मुझे कोई शिकायत नहीं। हसन वाकई में बेहद बुद्धिमान था। कम क्लास अटेंडेंस के बावजूद वो अच्छे मार्क्स से ग्रेजुएट हुआ और इतना विनम्र कि पास होने के बाद उसने सुधा जी से कहा, मैडम, अगर आपने मुझे बार बार चिताया ना होता तो शायद मैं ग्रेजुएट भी ना कर पाता। ग्रेजुएशन के बाद दोनों की राहें अलग हो गईं। लेकिन कई सालों बाद एक दिन सुधा जी के ऑफिस में अचानक वही हसन आ गया। वो अब एक सॉफ्टवेयर बेचने वाला सेल्स एजेंट था। उसके हाथ में एक CD थी जिसमें स्कूलों के लिए बनाया गया एजुकेशनल सॉफ्टवेयर था। सुधा जी उसे देखकर हैरान रह गईं। उसी क्लास के बाकी स्टूडेंट्स आज नामी IT कंपनियों में बड़े पदों पर काम कर रहे थे, लेकिन हसन एक सेल्समैन बन गया था। उन्होंने पूछा, हसन, क्या हुआ? तुम तो सबसे होनहार थे। हसन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैडम, कॉलेज में मैंने ज्यादा कुछ सीखा ही नहीं। मैं हर एग्जाम में यह सोचकर पढ़ता था कि कौन से सवाल आएंगे और बाकी चैप्टर्स को छोड़ देता था। कुछ रातों की मेहनत में पास हो जाता था, लेकिन असली स्किल्स कभी सीखी ही नहीं। उसने आगे कहा, जॉब में भी मेरी वही पुरानी आदतें चलीं। देर से ऑफिस पहुंचना, मन ना हो तो छुट्टी ले लेना। मेरे बॉस मुझे नापसंद करने लगे। धीरे धीरे मैं हर जगह से निकाला जाने लगा। अब मेरे पास बस ये सॉफ्टवेयर बेचने की जॉब रह गई है। हसन के चेहरे पर पछतावे की परतें साफ झलक रही थीं। वो जानता था उसकी आदतें ही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गईं। सुधा जी ने मुस्कुराकर कहा, हसन, अभी भी देर नहीं हुई। आदतें पुरानी जरूर होती हैं, लेकिन बदली जा सकती हैं। अगर तुम सच में बदलना चाहो तो तुम्हारा भविष्य अभी भी तुम्हारे हाथों में है। उस दिन हसन ने कुछ नहीं कहा, बस सिर झुका लिया। शायद अंदर ही अंदर उसने फैसला कर लिया था, अब वो वही गलती दोबारा नहीं दोहराएगा। सीख, इंसान की आदतें ही उसकी तकदीर तय करती हैं। अच्छी आदतें उसे ऊंचाइयों तक ले जाती हैं और बुरी आदतें धीरे धीरे सब कुछ छीन लेती हैं। इसलिए अगर जिंदगी में कुछ बड़ा करना है तो शुरुआत अपनी आदतें बदलने से करो। द रेड राइस ग्रेनरी। सुधा मूर्ति जी इन्फोसिस फाउंडेशन की चेयरपर्सन होने के साथ साथ एक ऐसी इंसान हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा दूसरों की सेवा में समर्पित किया है। उनकी संस्था उन इलाकों में राहत पहुंचाती है जहां प्राकृतिक आपदाओं ने लोगों की दुनिया उजाड़ दी हो। सुधा जी हमेशा मानती हैं, सहानुभूति सिर्फ महसूस करने की नहीं, उसे करने की जरूरत होती है। एक दिन सुधा जी बेंगलोर की एक बड़ी कंपनी में गेस्ट स्पीकर के तौर पर गईं। वहां के एम्प्लॉइज स्टाइलिश, वेल ड्रेस्ड और आर्थिक रूप से बेहद संपन्न थे। उन्होंने बड़े ध्यान से सुधा जी की बात सुनी। स्पीच के बाद उन्होंने पूछा, मैम, हम हाल ही में आए भूकंप पीड़ितों की मदद कैसे कर सकते हैं? किसी ने कहा, हम पुराने कपड़े देंगे। दूसरे ने कहा, जूते, खिलौने और घर का सामान दान करेंगे। उनकी उत्सुकता देखकर सुधा जी बहुत खुश हुई। उन्होंने सबको प्रोत्साहित किया
और कहा, आप बस अपना सामान ऑफिस में जमा करवा दें, हमारी टीम उसे जरूरतमंदों तक पहुंचा देगी। सिर्फ एक हफ्ते के अंदर ऑफिस में सैकड़ों बैग पहुंच गए। देखकर सुधा जी के चेहरे पर मुस्कान थी। वाह, इतने लोगों का दिल कितना बड़ा है। लेकिन जब उन बैग्स को खोला गया तो वो मुस्कान धीरे धीरे फीकी पड़ गई। उनमें जो कपड़े थे ज्यादातर फटे, मैले और बेकार थे। जूते इतने घिसे हुए थे कि कोई पहन ही नहीं सकता था। खिलौने टूटे हुए और कुछ लोगों ने तो पुरानी कैसेट्स और सीडी तक भेज दी। सुधा जी को गहरा झटका लगा। इनमें से हर दानदाता शिक्षित, संपन्न और समाज में ऊंचे पदों पर थे, लेकिन उनका योगदान बता रहा था कि असली समृद्धि पैसे से नहीं, सोच से होती है। वो सोचने लगी, अगर पढ़े लिखे लोगों की मानसिकता ये है तो अनपढ़ लोगों से क्या उम्मीद करें। और तभी उनके जहन में चमक उठा उनके बचपन का एक दृश्य। एक छोटा सा गांव, कर्नाटक का। सुधा जी का बचपन गांव में बीता था, जहां ज्यादातर लोग खेती करते थे। हर घर में चावल का एक भंडार होता, जिसे ग्रेनरी कहा जाता था। उनके घर में भी 2 भंडार थे, एक में बेहतरीन सफेद चावल और दूसरे में थोड़े कम गुणवत्ता वाले लाल चावल। गांव के गरीब लोग अक्सर मदद के लिए उनके दादा दादी के घर आते। पैसा ज्यादा नहीं होता था, इसलिए उनके दादा उन्हें चावल दे दिया करते। भंडार का दरवाजा छोटा था, इसलिए हर बार जब कोई आता वो सुधा जी से कहते, जा बेटा, जरूरतमंद के लिए सफेद चावल निकाल ला। और हर शाम जब परिवार के लिए खाना बनता तो दादी कहती, आज हमारे लिए लाल चावल ले आना। सालों तक यही सिलसिला चलता रहा। आखिर एक दिन नन्ही सुधा ने दादी से पूछा, दादी, आप दूसरों को तो सबसे अच्छा चावल देती हैं, पर खुद हमेशा लाल चावल ही खाती हैं, ऐसा क्यों? दादी मुस्कुराई। उनकी आंखों में एक सुकून भरी चमक थी। उन्होंने कहा, बेटा, अगर किसी को कुछ दो तो सबसे अच्छा दो, वरना मत दो। भगवान मंदिर, मस्जिद या चर्च में नहीं रहते, वो हर इंसान में रहते हैं। तो जब किसी के लिए कुछ करते हो, वो भगवान के लिए ही कर रहे होते हो। वो साधारण औरत थी, ना अमीर ना शिक्षित, लेकिन उनकी सोच, उनकी दयालुता उन्हें किसी राजा से भी ज्यादा अमीर बना चुकी थी। सीख, असली इंसानियत यही है कि जब आप किसी की मदद करें तो पूरे दिल से करें, क्योंकि जो दिल से देता है वही वास्तव में अमीर होता है। दया और उदारता वो गुण हैं जो हमें इंसान बनाते हैं। तो अगर देना है तो ऐसा दो कि सामने वाले को लगे, हां, इंसानियत अब भी जिंदा है। अ वेडिंग इन रशिया। सुधा मूर्ति जी को एक बार रूस जाने का अवसर मिला। वो उस देश की राजधानी मॉस्को में ठहरी हुई थी, एक ऐसा शहर जो अपने महान योद्धाओं और जनरलों की यादों से भरा हुआ है। मॉस्को में जगह जगह ऐसे स्मारक हैं जो रूस की बहादुरी और त्याग की गवाही देते हैं। रूसियों को अपनी मिलिट्री पर गर्व है और होना भी चाहिए, क्योंकि इतिहास में उन्होंने 3 निर्णायक युद्ध जीते थे। पहला, जब पीटर द ग्रेट ने स्वीडिश हमले से अपने देश की रक्षा की थी। दूसरा, जब जार अलेक्जेंडर गैबचान ने महान फ्रेंच जनरल नेपोलियन को रोक दिया था। और तीसरा, जब रूस की सेना ने द्वितीय विश्व युद्ध में हिटलर के खिलाफ अपने देश की रक्षा की थी। मॉस्को में एक स्थान है, पीस पार्क, यानी शांति उद्यान। यह एक युद्ध स्मारक है जहां ऊंचे ऊंचे स्तंभों पर उन सभी युद्धों के नाम खुदे हुए हैं जो रूस ने अब तक लड़े हैं। एक दिन हल्की बारिश हो रही थी और सुधा जी वहां टहल रही थी। तभी उनकी नजर एक नवविवाहित जोड़े पर पड़ी। लड़की ने सफेद सैटिन का सुंदर गाउन पहना हुआ था और लड़का मिलिट्री यूनिफॉर्म में था। बारिश की बूंदों के बीच उस जगह पर उनकी मौजूदगी कुछ अजीब सी लगी। आखिर शादी के दिन कोई युद्ध स्मारक जैसी जगह क्यों चुनेगा? तभी पास में बैठे एक बुजुर्ग व्यक्ति ने सुधा जी से बातचीत शुरू की। उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या आप भारतीय हैं? यह पूछना स्वाभाविक था, क्योंकि सुधा जी ने साड़ी पहनी हुई थी। बातों बातों में उस व्यक्ति ने बताया कि मॉस्को में 3 महान भारतीयों की मूर्तियां हैं। सुधा जी ने उत्सुकता से पूछा, कौन कौन? वो बोले, महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू। कुछ देर बाद जब बातचीत खत्म हुई तो सुधा जी ने उनसे उस यंग कपल के बारे में पूछा
वो दोनों अपनी शादी के दिन यहां क्यों आए हैं? ये तो जंग और मौत की याद दिलाने वाली जगह है। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, ये रूस की परंपरा है। जब कोई जोड़ा शादी करता है तो वो उन वीरों के स्मारक पर आता है जिन्होंने देश के लिए अपना बलिदान दिया। ये आभार व्यक्त करने का एक तरीका है, ताकि हम याद रखें कि आज जो हम अमन और सुकून में जी रहे हैं वो उन्हीं की कुर्बानी का परिणाम है। उन शब्दों ने सुधा जी के मन में गहरा असर छोड़ा। उन्होंने सोचा, भारत में शादियां कैसी होती हैं? यहां शादी का मतलब है धूम धड़ाका, खर्चे और दिखावा। लोग अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी सिर्फ एक दिन के जश्न में लुटा देते हैं। कुछ तो कर्ज लेकर शादी करते हैं और फिर सालों तक उसे चुकाने में लगे रहते हैं। सुधा जी सोच में डूब गईं। क्या हमारे बच्चे उन महान आत्माओं को याद करते हैं जिन्होंने भारत की आजादी के लिए अपना जीवन दे दिया? क्या उन्हें 1857 के स्वतंत्रता संग्राम या 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का महत्व पता है? उनका मन कह उठा, हम भारतीयों ने एहसानमंदी यानी ग्रेटिट्यूड महसूस करना भूल गए हैं। हमारा ध्यान सिर्फ अपने स्वाद, अपनी साड़ी, अपने गहनों और अपनी शादियों की चकाचौंध तक सिमट गया है। सीख, जीवन में शुक्रगुजार होना सीखिए, क्योंकि कृतज्ञता ही इंसान को विनम्र और सच्चा बनाती है। अ जर्नी थ्रू द डेजर्ट। अपने करियर के शुरुआती दिनों में सुधा मूर्ति जी अक्सर अपनी पुरानी कार में शहर भर में आती जाती थीं। जब भी कार को रिपेयर की जरूरत पड़ती, वो उसे बेंगलोर के एक छोटे शांत सर्विस स्टेशन में ले जाती। वहां 2 छोटे लड़के काम करते थे, राम और गोपाल, जुड़वा भाई। सुधा जी जब भी वहां आती, लड़के उनके बैठने के लिए दौड़ते और कुर्सी ले आते। कार की मरम्मत के दौरान सुधा जी पास के पेड़ के नीचे बैठकर किताबें पढ़ती या नई कहानियां सोचती। बार बार मिलने से सुधा जी और उन बच्चों की दोस्ती गहरी हो गई। उनके पिता नहीं थे और मां मजदूरी करती थीं। पैसों की कमी के कारण बच्चों को स्कूल छोड़ना पड़ा था। वे अपने चाचा के साथ सर्विस स्टेशन के पास एक झुग्गी में रहते थे। सभी मुश्किलों के बावजूद उन बच्चों के चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती। सुधा जी उनके लिए पुराने कपड़े, खाने पीने का सामान और कहानियों की किताबें लाती, लेकिन किताबें देखकर लड़के मायूस हो जाते, क्योंकि उनकी पढ़ाई 4th क्लास तक ही रही थी। सुधा जी ने तब उन्हें किताबें पढ़कर सुनाना शुरू किया। धीरे धीरे यह शनिवार की आदत बन गई। हालांकि कुछ सालों बाद सुधा जी ने अपना ड्राइवर रख लिया और सर्विस स्टेशन जाने का मौका कम ही मिला। करीब 10 साल बाद सुधा जी की कार फिर खराब हो गई। ड्राइवर ने उसे सर्विस के लिए वहीं पुराने गैराज भेजा। जब ड्राइवर लौटा, उसने पूछा, क्या आप गुड लक गैराज के मालिक को जानती हैं? सुधा जी को उत्सुकता हुई। कुछ महीनों बाद जब उनकी कार फिर उसी गैराज में गई तो मालिक ने सुधा जी के बारे में पूछा। सुधा जी ने तय किया कि अब खुद वहां जाकर उस नौजवान से मिले। गैराज पहुंचते ही लड़के ने उन्हें खुला दिल से स्वागत किया और कॉफी दी। सुधा जी ने उसका नाम पूछा और मुस्कान देखते ही पहचान गई। ये वही राम था जो सालों पहले जुड़वा भाई के साथ सर्विस स्टेशन पर कहानियां सुनता था। सुधा जी राम और गोपाल को एक कहानी सुनाया करती थीं, जिसका राम पर गहरा असर हुआ। कहानी थी रेगिस्तान का सफर। एक गांव में 2 लड़के रहते थे। गांव के बुजुर्गों ने उन्हें अमीर बनने का तरीका बताया। रेगिस्तान पार कर शहर में पत्थर बेचो, जो वहां बहुमूल्य होंगे। दोनों ने भारी पत्थर और खाना पानी लेकर सफर शुरू किया। कुछ घंटे चलने के बाद उन्हें लगा कि वे अंत में पहुंच रहे हैं, लेकिन सच्चाई थी वे आधा रास्ता ही पार कर पाए थे। एक लड़का हार मानकर लौट गया, दूसरा आगे बढ़ा, भूख और प्यास का सामना करते हुए। कई घंटे बाद वह शहर पहुंच गया, धर्मशाला में आराम किया और अपना बैग खोला, और चमत्कार, सारे पत्थर हीरे जवाहरात में बदल गए थे। सफर ने उसे अमीर बना दिया। सुधा जी ने राम और गोपाल को समझाया, स्टूडेंट की जिंदगी भी रेगिस्तान की तरह है। एग्जाम्स, टैंक और जलता सूरज, पढ़ाई, भूख प्यास से संघर्ष, ज्ञान और स्किल्स, हेलेस्ट पत्थर जो मेहनत करने पर ही हीरे जवाहरात में बदलते हैं। राम इस बात से प्रेरित हुआ और नाइट स्कूल जाने लगा। कुछ साल बाद उसने ग्रेजुएशन किया और बैंक से लोन लेकर अपना गैराज खोला।
जब सुधा जी उससे मिली तब राम ने अपना पूरा लोन चुका लिया था और उसका भविष्य उज्जवल था। लेकिन गोपाल ने पढ़ाई को नजरअंदाज किया और छोटे मोटे कामों में अपना समय गंवा दिया। आज भी वो सिर्फ एक ऑफिस में पियोन का काम कर रहा है। सीख, शिक्षा और मेहनत की कीमत हीरे जवाहरात जैसी होती है। जो ज्ञान हम मेहनत से इकट्ठा करते हैं वही हमें जीवन में असली सफलता और स्वतंत्रता दिलाता है। हु इज ग्रेट? सुधा मूर्ति जी को अपने कंप्यूटर साइंस क्लास में डिबेट करना हमेशा पसंद था। वे ऐसा इसीलिए करती थीं क्योंकि उनके स्टूडेंट्स अक्सर ऐसे सवाल पूछते थे जो सोचने पर मजबूर कर देते थे। एक दिन उन्होंने डिबेट के लिए बड़ा ही दिलचस्प और थोड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक चुना। कौन वास्तव में महान है? सुधा जी ने कहा कि किसी भी समस्या का परफेक्ट हल नहीं होता। हमारे निर्णय और राय उस समस्या को देखने के हमारे नजरिए पर निर्भर करती हैं। कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स जो कोडिंग में परफेक्ट समाधान ढूंढने के आदी थे, सुधा जी की बात से सहमत नहीं हुए और उन्होंने इसे चुनौती के रूप में स्वीकार किया। तब सुधा जी ने उन्हें एक पुरानी कहानी सुनाई, रत्नप्रभा की कहानी। सालों पहले रत्नप्रभा नाम की एक लड़की पढ़ाई पूरी कर चुकी थी। उसने अपने शिक्षक से पूछा कि गुरु दक्षिणा में क्या दे सकती है। टीचर ने कहा कि कुछ देने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसके पिता पहले ही पढ़ाई के लिए पैसा दे रहे थे। लेकिन रत्नप्रभा ने हार नहीं मानी। टीचर ने उसे एक प्लान दिया। रत्नप्रभा को रात में जंगल के रास्ते से घर जाना होगा और गहने पहनकर टीचर के घर पहुंचना होगा। रत्नप्रभा ने धन्यवाद कहा और तय किया कि वह पूरी निष्ठा के साथ यह काम करेगी। उसकी बहादुरी का पहला परीक्षा तब आया जब उसके पिता ने उससे पूछा कि इतनी रात को वह कहां जा रही है। उसने पूरी कहानी बताई, लेकिन पिता ने सोचा कि टीचर मजाक कर रहे होंगे। जंगल में रास्ते में रत्नप्रभा का सामना एक चोर से हुआ। उसने चोर को बताया कि वह अपने टीचर को गुरु दक्षिणा देने जा रही है और वापस आते समय अपने सारे गहने दे देगी। चोर अचंभित हुआ कि इतनी बहादुर और अजीब लड़की सामने है। उसने उसे जाने दिया, लेकिन उसका पीछा किया। अंततः रत्नप्रभा टीचर के घर पहुंची। टीचर ने देखा कि इतनी रात को लड़की गहनों से लदी आई है, तो उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया और घर लौटने को कहा। रत्नप्रभा जंगल के रास्ते वापस लौटते समय चोर से फिर मिली और उसने अपने वादे के अनुसार गहने दे दिए। चोर ने कहा, मैंने आज तक तुम्हारे जैसा साहसी इंसान नहीं देखा, और उसे सुरक्षित घर पहुंचाया। सुधा जी ने क्लास में स्टूडेंट से पूछा, अब बताइए इस कहानी में सबसे महान कौन था? कुछ ने कहा रत्नप्रभा, क्योंकि उसकी बहादुरी और गुरु के प्रति श्रद्धा उसे महान बनाती है। दूसरों ने कहा चोर, क्योंकि अजनबी होते हुए भी उसने लड़की को सुरक्षित रखा। कुछ ने कहा रत्नप्रभा के पिता, जिन्होंने अपनी बेटी को इतनी आजादी दी। सुधा जी ने सबकी राय सुनने के बाद समझाया, जवाब एक नहीं होता। महानता उस व्यक्ति के नजरिए और उसके मूल्यों पर निर्भर करती है। सीख, किसी समस्या का परफेक्ट हल नहीं होता। यह सब उस समस्या को देखने के हमारे नजरिए और मूल्यों पर निर्भर करता है। बालू स्टोरी। सुधा मूर्ति जी का एक कजिन था जिसका नाम बालू था। बालू ज्यादा बुद्धिमान या टैलेंटेड नहीं था, लेकिन वह जिंदा दिल और खुशमिजाज लड़का था। उससे बातें करके सुधा जी को लगता था कि लाइफ कितनी आसान और सिंपल हो सकती है। एक दिन सुधा जी का एक कलीग जो बैंक में काम करता था, छोटे से गांव में ट्रांसफर हो गया। वह अपने परिवार के लिए चिंतित था। बालू ने उसे हंसते हुए कहा, यह ट्रांसफर आपके लिए आशीर्वाद है। अब माता पिता बच्चों की परवरिश कर सकते हैं। आप महीने में एक बार शहर जाकर उनसे मिल सकते हैं। गांव की हवा साफ है, रोज सैर कर सकते हैं और लोग आपका ज्यादा सम्मान करेंगे। बालू की बातें सुनकर सुधा जी के दोस्त के चेहरे से चिंता की लकीरें कम हो गईं। बालू की खासियत यही थी कि वह हर समस्या में कुछ अच्छा देख लेता था। बालू कहानी सुनाने में माहिर था, लेकिन उसकी एक बुरी आदत थी। वह अपनी कहानियां अक्सर बढ़ा चढ़ा कर सुनाता था। एक बार उसका बेटा अमेरिका में काम कर रहा था। गांव वालों ने बालू से न्यूयॉर्क में खेती बाड़ी के बारे में सवाल किया। बालू ने कहा, वहां घास 5 फीट ऊंची होती है।
सुधा जी ने उसकी शर्ट खींची और कहा, सीधी बात करो। बालू मुस्कुराया और फिर कहा, ठीक है, घास लंबी और पतली है। फिर से शर्ट खींची। इस तरह सवाल जवाब चलता रहा और अंत में बालू की शर्ट फट गई। गांव वाले अब जानते थे कि बालू सिर्फ गप्प हाँकता है। एक दिन सुधा जी ने एक आदमी की मदद करने का वादा किया जो अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए मदद मांग रहा था। बालू ने तुरंत उसे डांटा, कोई नहीं जानता कि कल क्या होगा, मदद करनी है तो अभी करो। सुधा जी ने कहा कि उनके पास अभी चेकबुक नहीं थी। बालू ने समझाया, एक अच्छी चैरिटी वही है जो तुरंत मदद कर सके। कोई नहीं जानता आने वाला समय क्या लाएगा। अगर नेक काम करना है तो आज और अभी करो। सुधा जी ने बालू की बात में दम देखा और समझा कि यह सच है। सीख, अगर किसी की मदद करनी है तो उसे तुरंत कीजिए। द सीक्रेट। एक दिन सुधा जी की क्लास में मजेदार बहस छिड़ गई। स्टूडेंट्स लड़कों और लड़कियों के ग्रुप में बंट गए और यह बहस शुरू हुई, कौन बेहतर है, लड़के या लड़कियां? लड़कियों ने कहा, हम में सहने की ताकत ज्यादा है, हम खुद को बेहतर मैनेज कर सकती हैं और हर महान आदमी के पीछे एक मजबूत औरत होती है। लड़कों ने जवाब दिया, औरतें पीछे रहने के लिए बनी हैं। बहुत कम औरतों ने नोबेल प्राइज जीता है। आदमियों का ब्रेन साइज बड़ा होता है। सुधा जी मुस्कुराई और बोली, ब्रेन का साइज और इंटेलिजेंस का कोई ताल्लुक नहीं होता। फिर लड़कियों ने कहा कि लड़के हमेशा जंग शुरू करते हैं। लड़कों ने जवाब दिया कि सीता या हेलेन ऑफ ट्रॉय जैसी औरतों की वजह से भी जंग हुई। बहस बहुत लंबी चली तो सुधा जी ने बीच में आकर कहानी सुनाने का फैसला किया। कहानी कुछ ऐसी थी, काशी और कौशल के राजा बाहर घूमने निकले। वे एक पतले पुल पर आमने सामने आ गए। पुल पर इतनी जगह थी कि एक समय में सिर्फ एक ही इंसान पार कर सकता था। दोनों राजा आपस में बात नहीं कर रहे थे, लेकिन उनके सारथी बहस करने लगे कि कौन पहले जाएगा। काशी राजा के पास 10,000 सैनिक थे, कौशल राजा के पास भी उतने ही सैनिक। दोनों के पास 200 हाथी और 10 लाख एकड़ उपजाऊ जमीन थी। सारथियों की बहस थमने का नाम नहीं ले रही थी। फिर कौशल राजा के सारथी ने बताया कि उनके राजा आलसी लोगों को मेहनतकश बनाते हैं और मुजरिमों को बेहतर इंसान बनने में मदद करते हैं। काशी राजा का सारथी बोला कि उनके राजा अपने धन से गरीबों की मदद करते हैं। कौशल राजा काफी प्रभावित हुए और उन्होंने काशी राजा को पहले जाने देने का आदेश दिया। इस तरह तय हुआ कि किसी इंसान को उसकी दौलत या अचीवमेंट से नहीं, बल्कि उसके कैरेक्टर से परखा जाता है। सुधा जी ने अपने स्टूडेंट से कहा, यही बात लड़के और लड़कियों पर भी लागू होती है। कोई किसी से ऊंचा या नीचा नहीं है। आपके जेंडर का मतलब नहीं, मायने हैं आपके वैल्यूज और कैरेक्टर का। सीख, अच्छा कैरेक्टर ही किसी को परखने का पैमाना होना चाहिए। माय बिगेस्ट मिस्टेक। सुधा जी को अपने कॉलेज स्टूडेंट्स को चुनौती देना बहुत पसंद था। एक दिन उन्होंने एक ऐसा प्रोग्रामिंग सवाल दिया जिसे सोल्व करने में उन्हें खुद 1 हफ्ता लगा था। स्टूडेंट्स कई दिन कोशिश करने के बाद भी नहीं कर पाए और आखिरकार उन्हें सुधा जी के पास आना पड़ा। सुधा जी ने अपना कोड एक फ्लॉपी डिस्क में सेव किया था, क्योंकि उस समय यूएसबी नहीं हुआ करते थे। नलिनी नाम की स्टूडेंट को डिस्क दी गई और क्लास में शेयर करने के लिए कहा। सुधा जी ने हिदायत दी, सावधानी से इस्तेमाल करना, इसमें कोड की इकलौती कॉपी है। लेकिन नलिनी गलती से डिस्क फॉर्मेट कर बैठी। सुधा जी का कोड और डिस्क की सारी जानकारी डिलीट हो गई। सुधा जी को बहुत बड़ा शॉक लगा। नलिनी रोने लगी और माफी मांगी। सुधा जी ने उसे समझाया, कोई बात नहीं, हर इंसान गलती करता है। स्टूडेंट्स ने पूछा, इतनी बड़ी गलती पर भी आप शांत कैसे रह सकती हैं? सुधा जी ने अपनी कहानी बताई। छोटी उम्र में उन्हें लोग गलत साबित करने की कोशिशों से चोट पहुंचाते थे। पहली जॉब में सिस्टम एनालिस्ट के रूप में काम करते हुए उनका बॉस कहता था कि भारी डिस्क सिर्फ आदमी उठा सकते हैं। सुधा जी ने साबित करने की ठानी और सर्वर रूम में सबसे भारी डिस्क उठाकर अपने बॉस के ऑफिस में ले गई। लेकिन ध्यान भटक गया और डिस्क टूट गई। कंपनी का सारा डेटा बिखर गया। सुधा जी सदमे में थी। उन्होंने रेजिग्नेशन लिखा, लेकिन बॉस ने उसे देखा और कहा, गलतियां होना नेचुरल है, पछतावा सबसे अच्छी सजा है। उन्होंने सुधा जी को माफ किया
और काम पर वापस आने को कहा। इस हादसे ने सुधा जी को सिखाया, एक लीडर को दया और काइंडनेस के साथ काम करना चाहिए। दूसरों को दोष देने से समस्या का हल नहीं निकलता। फिर सुधा जी ने नलिनी से कहा कि कोर्ट के नोट्स पहले से तैयार थे। अगर नलिनी ने गलती से सीख लिया तो सब ठीक है। सीख, इंसान से गलती होगी, इसीलिए उन्हें माफ करना सीखिए और अपनी गलतियों से भी सीखिए। कंक्लूजन, आज हमने सुधा जी की जिंदगी से कई अहम सीखें ली। एक सीखने की कोई उम्र नहीं होती। सुधा जी की दादी ने भी पढ़ना लिखना सीखा और दिखाया कि टीचर बनने के लिए कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। दो अच्छी आदतें जरूरी हैं। हसन की कहानी से जाना कि बिना डिसिप्लिन और सही आदतों के होनहार भी कई बार असफल हो जाता है। 3, उदारता और दिल बड़ा रखना। सुधा जी के दादा दादी दूसरों को सबसे अच्छे चावल देते थे, जबकि खुद हल्की क्वालिटी खाते थे। ये दिखाता है कि सही उदारता दौलत से नहीं, दिल से आती है। 4, कृतज्ञता और सम्मान। रशिया की शादी की परंपरा दिखाती है कि महान लोगों और उनके बलिदान का सम्मान करना चाहिए। हमारी युवा पीढ़ी को भी सीखना चाहिए कि दूसरों की कुर्बानी ने हमारी जिंदगी आसान बनाई है। 5, प्रेरणा और मेहनत। राम और गोपाल की कहानी से जाना कि सही मार्गदर्शन और प्रेरणा किसी का भविष्य बदल सकती है। राम ने पढ़ाई और मेहनत से बिजनेस में सफलता पाई, जबकि गोपाल मेहनत करने के बावजूद पीछे रह गया। 6, नजरिए की ताकत। रत्न प्रभा की कहानी से समझा कि किसी भी समस्या का कोई परफेक्ट सॉल्यूशन नहीं होता। हर चीज आपके नजरिए पर निर्भर करती है। 7, सही समय पर मदद करना। बालू की कहानी बताती है कि दूसरों की मदद हमेशा तुरंत करनी चाहिए। कल हो सकता है कि देर हो जाए। 8, सम्मान कैरेक्टर से मिलता है। काशी और कौशल के राजाओं की कहानी से पता चला कि दौलत, अचीवमेंट या जेंडर के आधार पर किसी को जज नहीं करना चाहिए। सम्मान देना चाहिए उनके कैरेक्टर और वैल्यूज के लिए। 9, गलतियों से सीखना और माफ करना। नलिनी की गलती और सुधा जी का रिस्पॉन्स हमें सिखाता है कि लीडर को दयालु, समझदार और माफ करने वाला होना चाहिए। गलतियां जिंदगी का हिस्सा हैं। सीख, आज की दुनिया में पॉजिटिव वैल्यूज कम होती जा रही हैं, लेकिन इन्हें अपनाना जरूरी है। दयालु, उदार और एहसानमंद बने रहो। मुश्किलें आएंगी, लेकिन इन गुणों के साथ आप भरपूर और सार्थक जिंदगी जी पाएंगे। माय बिगेस्ट मिस्टेक। सुधा जी को अपने कॉलेज स्टूडेंट्स को चुनौती देना बहुत पसंद था। एक दिन उन्होंने एक ऐसा प्रोग्रामिंग सवाल दिया जिसे सोल्व करने में उन्हें खुद 1 हफ्ता लगा था। स्टूडेंट्स कई दिन कोशिश करने के बाद भी नहीं कर पाए और आखिरकार उन्हें सुधा जी के पास आना पड़ा। सुधा जी ने अपना कोड एक फ्लॉपी डिस्क में सेव किया था, क्योंकि उस समय यूएसबी नहीं हुआ करते थे। नलिनी नाम की स्टूडेंट को डिस्क दी गई और क्लास में शेयर करने के लिए कहा। सुधा जी ने हिदायत दी, सावधानी से इस्तेमाल करना, इसमें कोड की इकलौती कॉपी है। लेकिन नलिनी गलती से डिस्क फॉर्मेट कर बैठी। सुधा जी का कोड और डिस्क की सारी जानकारी डिलीट हो गई। सुधा जी को बहुत बड़ा शॉक लगा। नलिनी रोने लगी और माफी मांगी। सुधा जी ने उसे समझाया, कोई बात नहीं, हर इंसान गलती करता है। स्टूडेंट्स ने पूछा, इतनी बड़ी गलती पर भी आप शांत कैसे रह सकती हैं? सुधा जी ने अपनी कहानी बताई। छोटी उम्र में उन्हें लोग गलत साबित करने की कोशिशों से चोट पहुंचाते थे। पहली जॉब में सिस्टम एनालिस्ट के रूप में काम करते हुए उनका बॉस कहता था कि भारी डिस्क सिर्फ आदमी उठा सकते हैं। सुधा जी ने साबित करने की ठानी और सर्वर रूम में सबसे भारी डिस्क उठाकर अपने बॉस के ऑफिस में ले गईं। लेकिन ध्यान भटक गया और डिस्क टूट गई। कंपनी का सारा डेटा बिखर गया। सुधा जी सदमे में थी। उन्होंने रेजिग्नेशन लिखा, लेकिन बॉस ने उसे देखा और कहा, गलतियां होना नेचुरल है, पछतावा सबसे अच्छी सजा है। उन्होंने सुधा जी को माफ किया और काम पर वापस आने को कहा। इस हादसे ने सुधा जी को सिखाया, एक लीडर को दया और काइंडनेस के साथ काम करना चाहिए। दूसरों को दोष देने से समस्या का हल नहीं निकलता। फिर सुधा जी ने नलिनी से कहा कि कोर्ट के नोट्स पहले से तैयार थे। अगर नलिनी ने गलती से सीख लिया तो सब ठीक है। सीख, इंसान से गलती होगी, इसीलिए उन्हें माफ करना सीखिए और अपनी गलतियों से भी सीखिए। कंक्लूजन,
आज हमने सुधा जी की जिंदगी से कई अहम सीखें ली। एक सीखने की कोई उम्र नहीं होती। सुधा जी की दादी ने भी पढ़ना लिखना सीखा और दिखाया कि टीचर बनने के लिए कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। दो अच्छी आदतें जरूरी हैं। हसन की कहानी से जाना कि बिना डिसिप्लिन और सही आदतों के होनहार भी कई बार असफल हो जाता है। 3 उदारता और दिल बड़ा रखना। सुधा जी के दादा दादी दूसरों को सबसे अच्छे चावल देते थे, जबकि खुद हल्की क्वालिटी खाते थे। ये दिखाता है कि सही उदारता दौलत से नहीं, दिल से आती है। 4 कृतज्ञता और सम्मान। रशिया की शादी की परंपरा दिखाती है कि महान लोगों और उनके बलिदान का सम्मान करना चाहिए। हमारी युवा पीढ़ी को भी सीखना चाहिए कि दूसरों की कुर्बानी ने हमारी जिंदगी आसान बनाई है। 5 प्रेरणा और मेहनत। राम और गोपाल की कहानी से जाना कि सही मार्गदर्शन और प्रेरणा किसी का भविष्य बदल सकती है। राम ने पढ़ाई और मेहनत से बिजनेस में सफलता पाई, जबकि गोपाल मेहनत करने के बावजूद पीछे रह गया। 6 नजरिए की ताकत। रत्न प्रभा की कहानी से समझा कि किसी भी समस्या का कोई परफेक्ट सॉल्यूशन नहीं होता। हर चीज आपके नजरिए पर निर्भर करती है। 7 सही समय पर मदद करना। बालू की कहानी बताती है कि दूसरों की मदद हमेशा तुरंत करनी चाहिए। कल हो सकता है कि देर हो जाए। 8 सम्मान कैरेक्टर से मिलता है। काशी और कौशल के राजाओं की कहानी से पता चला कि दौलत, अचीवमेंट या जेंडर के आधार पर किसी को जज नहीं करना चाहिए। सम्मान देना चाहिए उनके कैरेक्टर और वैल्यूज के लिए। 9 गलतियों से सीखना और माफ करना। नलिनी की गलती और सुधा जी का रिस्पॉन्स हमें सिखाता है कि लीडर को दयालु, समझदार और माफ करने वाला होना चाहिए। गलतियां जिंदगी का हिस्सा हैं। सीख। आज की दुनिया में पॉजिटिव वैल्यूज कम होती जा रही हैं, लेकिन इन्हें अपनाना जरूरी है। दयालु, उदार और एहसानमंद बने रहो। मुश्किलें आएंगी, लेकिन इन गुणों के साथ आप भरपूर और सार्थक जिंदगी जी पाएंगे।